नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 11 सितंबर 2025 आज महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज 75 साल के हो गए हैं। 11 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था। उस समय के मध्य प्रदेश में संयुक्त जो राज्य था, बाद में जिसे महाराष्ट्र कहा गया, सरसंघ चालक हैं। आज उनका जन्मदिन है, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देश भर के लोग भी उनको शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं। और वैसे तो ये समय उनको एनालिटिक करने का या एनालिसिस करने का नहीं है, लेकिन एक लंबे समय से यदि देखा जाए तो मतलब 25 से 40 भी यदि देखूं तो 15 साल गुरुजी और देवव्रत जी के बाद वो सबसे लंबे समय से सरसंघ चालक हैं। 16 साल हो गए। 2009 में, मार्च 2009 से अब तक वो 16 साल से सरसंघ चालक हैं। संघ के जो देश का सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन माना जाता है। मैं उसको राजनीति में भी जोड़ देता हूँ, हालांकि संघ उसको नहीं मानता, लेकिन एक वो बड़ा संगठन है जो उसके मुखिया के तौर पर वो 2009 से 2025 16 साल से काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो करीब करीब 25 साल हो गए। 2000 से वो 2009 तक सरकारेवार रहे, जिन्हें संगठन में, संघ में एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है, और वही एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वही संघ को चलाते हैं मोटे तौर पर। तो यूं देखा जाए तो इस सदी के 25 साल, एक चौथाई जो कार है सदी का हिस्सा, उससे मोहन जी भागवत सरसंघ चालक या सरकार्यवाह के तौर पर, यानी संघ के मुखिया के तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक और बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि उनका जन्मदिन अभी एक हफ्ते बाद है, 17 सितंबर का। वो भी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी संघ में बहुत सारे लोग मोहन भागवत जी को और नरेंद्र मोदी को ट्विन ब्रदर्स के तौर पर देखते हैं। बराबर बराबर के हैं दोनों, एक महीने का, एक साल का जन्मदिन है, और साथ साथ संघ में बड़े हुए हैं। और यदि राजनीतिक तौर पर भी देखें तो 2000 से 2001 में नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो करीब करीब 25 साल उनको भी हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के 25 साल मोटे तौर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का रहा है। और ये जोड़ी वो जोड़ी है जिसने लंबे समय तक काम किया और कोई मोटे तौर पर कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। जो लोग सरसंघ चालक के तौर पर सुदर्शन जी को और वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर, या पंत प्रधान जिसे कहते हैं, उसके तौर पर देखते हैं, तो उनके रिलेशनशिप में जो बिटरनेस थी, या जो नाराजगी थी, या जो झगड़ा था, उससे बिल्कुल अलहदा तरीके से यहाँ पर एक सिनर्जी दिखाई देती है। वैसे भी मोहन जी भागवत में कि जो पर्सनैलिटी है उसमें सिनर्जी है। वो देश भर के जो संघ चालक हैं, स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ सिनर्जी रखते हैं। संघ के लोगों के साथ ही सिनर्जी नहीं रखते वो। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी जिनके एक बड़े नेता की चर्चा हो रही थी, लालू यादव साहब, उनके साथ भी उनकी बड़ी सिनर्जी है, और दूसरे दलों के साथ भी सिनर्जी है। और मोहन भागवत जी कहते हैं कि तोड़िए मत, जोड़िए, एडिशन करते रहिए राजनीतिक दलों का, नेताओं का, बुद्धिजीवियों का, एकेडमिशियंस का, और तमाम तरीके के लोगों का। और ये उनकी एक्सरसाइज चलती रहती है। वो लगातार बुद्धिजीवियों से, बड़े उद्योगपतियों से, एम्बेसडर से, राजनयिकों से, तमाम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और उनसे विचार हासिल करते रहते हैं। एक और खास बात मोहन भागवत जी के लिए कही जाती है कि वैसे तो वो सरसंघ चालक हैं, तो काम तो उनका है ज्ञान देना, व्याख्यान देना, बौद्धिक देना, लेकिन वो अक्सर जब दूसरे फील्ड के लोगों से मिलते हैं तो उनसे इनपुट लेते हैं। अक्सर वो इनपुट लिया करते हैं, चाहे वो राजनयिक हों, चाहे राजनेता हों, चाहे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। मुझे तो ये भी बताया गया कि जब कुटुंबम की जो कुटुंब योजना है सरसंघ संघ की, उस पर जब काम हो रहे थे तो उन्होंने मुंबई के एक जो बहुत बड़े सेक्सोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उनके साथ भी बड़ा लंबा चौड़ा विचार विमर्श किया गया था, और कहा था कि इस सेक्स एजुकेशन को और इस पूरे मसले को कुटुंब की योजना में कैसे शामिल किया जा सकता है। लगातार वो काम करते हैं। मोहन जी से पहले ज़्यादातर जो सरसंघ चालक रहे, वो पूरी अपनी
परंपरा पर ज़्यादा जोर देते थे। हालांकि देवव्रत साहब हमेशा एक बात कहा करते थे कि हमेशा ही जो है ना ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता, नए लोग भी होते हैं। लेकिन मोहन भागवत उनसे भी आगे बढ़ गए हैं और वो पीछे को छोड़ आए हैं, आगे बढ़ने पर देख रहे हैं कि भविष्य क्या होगा। इसलिए वो 2047 की बात करते हैं, इसलिए वो विकसित भारत की बात करते हैं, इसलिए 2018 में जब दिल्ली में व्याख्यान माला होती है तो ये बड़ी हिम्मत मोहन भागवत ही शायद कर सकते हैं कि उन्होंने जो दूसरे सरसंघ चालक हैं उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स का जो सबसे विवादास्पद हिस्सा था उससे संघ को अलग कर लिया। यानी मोहन भागवत ने अपना जो बैगेज था संघ का उसको खत्म कर दिया। हालांकि अब भी कुछ लोग बंच ऑफ थॉट्स के नाम पर गुरुजी के खिलाफ बोलने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संघ ने ऑफिशियली उससे अपने आप को अलग कर लिया। बल्कि मुझे याद है कि वो दिल्ली की व्याख्यानमाला सितंबर 2018 की, उसमें उनका कि हमने इसको अलग कर लिया और अभी यदि आपको गुरुजी के विचार देखने हैं तो गुरुजी समग्र में देखिए। और उन्होंने कहा कि वो जो विचार थे वो सामूहिक विचार थे, उनको हमने अलग कर दिया है, अब उसकी जरूरत नहीं है। वो कैसे आगे बढ़ते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग मोहन भागवत को एक साहसिक सरसंघ चालक के तौर पर देखते हैं। याद है आपको 2018 में ही उन्होंने बयान दिया था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। फिर उनका हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। फिर उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए। फिर उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया, राम जन्मभूमि का फैसला आया और राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हमने संघ ने राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ा था और अब मथुरा, काशी या किसी दूसरे मंदिर पर आंदोलन में संघ नहीं जुड़ेगा। स्वयंसेवकों को बड़ी नाराजगी हुई थी, लेकिन वो उसके साथ आगे बढ़े। लगातार मुसलमानों के साथ वो बेहतर रिश्ता रखने की बात करते रहते हैं। वो और आगे बढ़ गए हैं कि यदि हम हिंदू हैं इस बात पर तो वो हमेशा जोर देते हैं, लेकिन कहते हैं यदि आपको हमें हिंदू कहने में, अपने आप को हिंदू कहने में, हिंदुस्तानी कहने में आपत्ति है तो आप खुद को भारतीय कहिए, भारतीय कहने में भी आपत्ति नहीं है। तो वो उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के एक बहुत करीबी होते थे, भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रहे रामलाल जी। वो बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने का काम और सहयोग का काम प्रधानमंत्री जी के साथ करते थे। उनको मोहन भागवत जी ने अपने साथ जोड़ लिया और जितने बड़े लोग हैं देश के, जिनको बड़े लोग हम कहते हैं, उनसे मुलाकातों का काम रामलाल जी के माध्यम से मोहन भागवत जी करते हैं। तो वो हमेशा आगे की बात कर रहे हैं। ये जो 2047 में विकसित भारत की बात है, उसको यदि आप ध्यान करें तो 2018 से मोहन भागवत विकसित भारत पर जोर दे रहे हैं और उसी को प्लान बना रहे हैं। और उनका कि 100 साल के बाद, जो संघ के 140 साल पूरे हो रहे, उसके बाद संघ, सरकार, समाज में कैसे समागम होगा, कैसे सिनर्जी होगी और संघ और समाज, संघ जो है समाजमय हो जाएगा, इस पर वो लगातार जोर देते रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर उनकी आलोचना भी करते रहे, कई बार उनकी चर्चा भी होती रही है। और 2000 से 2009 तक जब वो सर कार्यवाह थे तब भी संघ की जो विचारधारा थे उसको तो आगे बढ़ाते थे। वो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ तो है, लेकिन समय के साथ बदलने की एक आदत और सबको साथ लेकर चलने की आदत सरसंघ चालक मोहन भागवत में मानी जाती है। एक मित्र ने बताया मुझे कि वो जब युवा अवस्था में थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो मराठी के एक जासूसी कहानियां लिखने वाले उपन्यासकार थे बाबूराव अर्नालकर। तो उनकी जासूसी कथाएं बहुत पढ़ा करते थे। और जब मेडिकल कॉलेज में, वेटरनरी कॉलेज में पढ़ते थे तो हिंदी गाने बहुत गाते थे, हिंदी फिल्मों के गाने बहुत गाया करते थे। और मटन उन्हें पसंद था, मटन पार्टियां उनकी हुआ करती थी। बाला साहब देवरस, मोरूपंत पिंगले और मोहन राव भागवत मटन पार्टी के शौकीन लोगों में से माने जाते हैं संघ में। लेकिन जब से वो सरसंघ चालक बने तो उन्होंने, मुझे जो जानकारी मिली, नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। और इसलिए वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि खाना जो है वो कोई विषय नहीं है। अभी तो बल्कि एक आगे और बढ़ गए, वो विवादों का जो विषय था हमारा भाषा, तो उनका सारी भाषाएं हमारी भाषाएं, सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी भाषा को अनिवार्य मत करिए। मोहन भागवत अनिवार्यता पर जोर देते हैं कि अनिवार्यता पर मत जाइए, चाहे वो खाना हो, भोजन हो, भाषा हो, पद्धति हो, पूजा पद्धति हो, सबको अपने अपने तरीके से करने देना चाहिए। मोहन भागवत ने एक और बात कही कि विविधता में ही एकता है, यूनिफॉर्मिटी इज नॉट द यूनिटी। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया।
इसके अलावा वो लगातार कोशिश करते रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। तो एक बड़े हमारे राइटर माने जाते हैं जो फ्यूचरोलॉजिस्ट के तौर पे देखे जाते हैं कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, एल्विन टॉफलर। तो एल्विन टॉफलर को पढ़ने के भी बड़े शौकीन हैं। खैर ये बातें तो मोहन भागवत जी की हो गई सरसंघ चालक के तौर पर, लेकिन घटना जो बड़ी हुई भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी और संघ की राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते में, वो थी घटना 2005 की, जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उस वक्त के लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से, कराची से लौटे थे और उन्होंने जिन्ना की तारीफ उस वक्त कर दी थी और उन्हें सेक्युलर बता दिया था। वो खैर पूरी घटना है, अब उसको अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। और उस समय सरकार्यवाह थे मोहन जी भागवत और उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था। बड़ी घटना थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता को ऐसे मसले पर इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि विचारधारा के मामले में समझौता नहीं किया जा सकता और लाल कृष्ण आडवाणी को मोहन राव भागवत के आदेश पर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कुछ मित्रों ने मुझे दूसरी बात भी बताई। उन्होंने कहा कि मोहन जी की नाराजगी आडवाणी जी से शायद, इसको कंफर्म नहीं कर सकते, इस वजह से भी थी कि मोहन जी जब से सरकार्यवाह बने, जिसे एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी उनको संघ के प्रमुख के तौर पर देखते ही नहीं थे। शायद उसकी वजह एक उम्र की भी थी कि आडवाणी जी उससे बहुत पहले से संघ में रहे थे, संघ का काम किया था, तो वो शायद संघ के उम्र के हिसाब से मोहन भागवत जी को उस तरह से सरकार्यवाह के तौर पर नहीं देखते थे। किसी एक मटन पार्टी में मोहन जी ने इस बात का भी जिक्र किया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई जो आडवाणी जी ने बोला है वो शेषाद्री जी ने भी अपनी किताब में लिखा है। शेषाद्री जी भी इस बात की चर्चा करते रहते हैं और रामकृष्ण मिशन ने भी इस बात की चर्चा की थी, तो फिर आडवाणी जी पर ये जो तलवार है, जो गाज है, वो क्यों गिरी? तो मोहन जी ने शायद इस बात का इशारा किया कि भाई उनको समझना चाहिए कि सरसंघ चालक या सर कार्यवाह कौन है, हु इज द हेड ऑफ द आरएसएस एंड हु इज द बॉस। ये चर्चा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको गलत बताएं, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को जानते हों, लेकिन ये एक बड़ी घटना हुई। लेकिन खैर अब बात करते हैं मोहन जी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते की। तो वहां पर माना जाता है कि दोनों लोग मोटे तौर पर इस रिश्ते में ठीक ठाक है। कभी कभी कुछ बातों पर तनाव हो जाता होगा, कुछ बात पे नाराजगी हो जाती होगी, कुछ बात पे राजी हो जाते होंगे, लेकिन दोनों लोगों ने अपना अपना क्षेत्र बांट रखा और दोनों लोग एक सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। मोहन जी 2047 में विकसित भारत की योजना पर काम लगातार कर रहे हैं। एक समरसता, सामाजिक समरसता वाला भारत बनाना चाहते हैं। अभी उन्होंने एक और बात की आरक्षण को लेकर कि यदि 200 साल भी आरक्षण चलाना पड़े तो हम उसको चलाएंगे, जब तक कि आरक्षण पाने वाले लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएं कि उनको इस बात की ज़रूरत नहीं है। एक मुश्किल आजकल हो गई है, मोहन जी वैसे सबसे मिलने जुलने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी और अगस्त 2024 से तो उनको जो है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जो होता है एएसएल प्रोटोकॉल, वो मिल गया। तो एएसएल प्रोटोकॉल के बाद उनके पास लोगों का आना मुश्किल हो गया है, उनका आना जाना प्रतिबंधित हो गया है। उनके आने जाने से पहले रूट की तैयारी होती है, तो वहाँ से उनका संपर्क कम हो रहा है। और अब आम आदमी तो छोड़िए, संघ के भी बहुत सारे लोग उनसे नहीं मिल पाते। तो ये कनेक्शन में एक डिस्टेंस बनती जा रही है मोहन भागवत जी में और लोगों के बीच में। लेकिन मोहन जी ज़्यादातर लोगों से संपर्क रखते हैं और ज़्यादातर लोगों से इनपुट लेते हैं, जो आमतौर पे संघ के बड़े अधिकारियों की आदत में नहीं होता है। उनके पास बौद्धिक होता है, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। मोहन जी इनपुट लेने के लिए तैयार रहते हैं। अभी एक और बात, 75 साल के हो गए हैं मोहन भागवत जी, लेकिन अभी व्याख्यानमाला जो दिल्ली में हुई उसमें उन्होंने कह दिया कि न तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, न किसी को रिटायर होने के लिए कह रहा हूँ। यानी अगले हफ्ते जो प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि फिर मोहन जी ने क्यों याद किया था नागपुर के कार्यक्रम में मोरूपंत पिंगले को, जिन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र में कोई आपका सम्मान करे, शॉल उड़ाए, तो उसका मतलब है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। देखते हैं इसका मतलब किस दिन मोहन भागवत जी समझाएं। अभी 2 अक्टूबर को जो विजयादशमी का मौका है, उस दिन से शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है संघ का, और उस दिन सरसंघ चालक का संबोधन भी होता है। सबको उसका इंतजार रहेगा। संघ और बीजेपी के बीच के ताने बाने से इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी का और संघ का एजेंडा चल रहा है, उससे भी कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन वो अपने काम पर लगे हुए हैं। एक बार फिर हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं और बहुत बधाई। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।
अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।